कॉलेज की कैफेटेरिया हमेशा की तरह अपनी ऊर्जा से भरी हुई थी। दीवारों से टकराती हंसी, ट्रे की आवाज और सैकड़ों बातचीतों की धीमी गूंज, सब कुछ एक साथ मिलकर माहौल को जीवंत बना रहे थे। फिर भी इस चहल पहल के बीच सिया को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वह एक कोने की मेज पर अकेली बैठी थी। उसके हाथों में आधी खाली कॉफी की कप धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसके दोस्त अदिति और आदित्य, जो हमेशा साथ रहते थे, किसी क्लास प्रोजेक्ट में व्यस्त थे और उसे उसके ख्यालों के साथ छोड़ गए थे। यह अकेलापन नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे दुनिया की भागदौड़ में एक पल के लिए सब कुछ थम गया हो। उसने दूसरे छात्रों को देखा, हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, और वह सोचने लगी कि उनकी अपनी कहानियां कैसी होंगी। तभी अचानक उसकी मेज पर एक परछाई पड़ी। उसने ऊपर देखा। आर्यन वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर झिझक थी। वह कॉलेज का रहस्यमयी लड़का था, जिसे उसकी गंभीर चुप्पी के लिए जाना जाता था। कल भीड़ भाड़ वाले गलियारे में आर्यन ने गलती से सिया को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी किताबें और नोट्स जमीन पर बिखर गए थे। तब आर्यन ने बस जल्दी से एक हल्की सी सॉरी कही थी और गायब हो गया था, इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती। अब वह यहां था, वाकई पछतावे के साथ। आर्यन, हाय आर्यन, कल के लिए मैं सच में माफी चाहता हूं। मैं जल्दी में था और ध्यान नहीं दे पाया। उम्मीद है तुम्हारी किताबें खराब नहीं हुई। सिया उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गई। ये एक छोटी सी घटना थी, जिसे वह तो भूल भी चुकी थी, लेकिन आर्यन के लिए ये मायने रखती थी। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, सच में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इन भीड़ भाड़ वाले गलियारों में ये तो सबके साथ होता है। लेकिन आर्यन वहीं रुका रहा। वह जैसे कुछ और कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसकी आंखों में एक असहायता थी, जो उसके आम तौर पर दूर दराज स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव भर गया, जैसे बिना शब्दों के कोई बात हो रही हो। आखिरकार आर्यन ने फिर से कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आर्यन, फिर भी मुझे बुरा लग रहा है। क्या मैं तुम्हें एक और कॉफी दिला सकता हूं? उसका यह प्रस्ताव सरल था, थोड़ा संकोची, लेकिन उसमें एक अपनापन था। सिया ने सिर हिलाया और उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जो कॉफी की वजह से नहीं थी। जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। जब आर्यन काउंटर की ओर गया, सिया उसे देखती रही। उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण और जिज्ञासा जाग उठी। ये साधारण सी माफी किसी नए और अनजाने सफर की शुरुआत जैसी लग रही थी। रात गहरी और शांत थी, दिन के कॉलेज के शोरगुल से बिल्कुल उलट। आर्यन एक सुनसान गली से गुजर रहा था। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। यह दुनिया उसके कॉलेज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, एक ऐसी दुनिया जिसे वह छोड़ देना चाहता था। उसके कंधे कसे हुए थे, जबड़ा भींचा हुआ। यहां वह कॉलेज का शांत छात्र नहीं था, वह कोई और था, कोई जो अपने अतीत की परछाइयों से परेशान था। तभी अंधेरे में एक आकृति उभरी और आर्यन का पूरा शरीर सख्त हो गया। तुम हमें नजरअंदाज कर रहे हो आर्यन, ये समझदारी की बात नहीं है। आर्यन ने कोई डर नहीं दिखाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। आर्यन, मैं उस जिंदगी से बाहर आ चुका हूं राका। मैंने कहा था, मुझे अकेला छोड़ दो। बाहर? ऐसे कोई बाहर नहीं निकलता। तुम बहुत कुछ जानते हो। बॉस तुम्हें बुला रहा है, एक नया काम है, और उसे याद है कि तुम कितने अच्छे थे। ये शब्द आर्यन को अंदर तक चीर गए। उसने बहुत मेहनत की थी इस सब से बचने के लिए, एक नई पहचान बनाने के लिए, बस एक आम छात्र बनने के लिए, जो बस परीक्षाओं और असाइनमेंट्स की चिंता करता है, न कि गैंग वार्स या पुलिस सायरन की। आर्यन, नहीं, मैं अब वो इंसान नहीं हूं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अपना भविष्य बना रहा हूं। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। वह सिर्फ राका से नहीं, अपने अतीत के भूतों से भी लड़ रहा था। उसे याद था वो शोर, वो हिंसा, वो हमेशा पीछे मुड़कर देखने की आदत। उसे याद था कि उसे क्यों भागना पड़ा, क्यों नाम बदलना पड़ा और नए शहर में नई शुरुआत करनी पड़ी। ये नई जिंदगी, ये सामान्यता का मौका, बस यही उसका सब कुछ था।
वह उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में आने नहीं देना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है डिग्री तुम्हें बचा लेगी? तुम हमारे हो। बॉस पूछ नहीं रहा, बता रहा है। कल रात पुराने गोदाम पर आ जाना, वरना हम तुम्हारे कॉलेज में आकर तुमसे मिलेंगे, शायद तुम्हारे नए दोस्तों से भी मिलें। ये धमकी हवा में तैर गई, एकदम डरावनी। आर्यन को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसके मन में सिया की मुस्कान और आदित्य की हंसी गूंज उठी। उसे अपनी नई जिंदगी को किसी भी कीमत पर बचाना था। जैसे ही राका अंधेरे में गायब हुआ, आर्यन अकेला रह गया, कांपता हुआ, ठंड से नहीं बल्कि उस डर से जो अतीत की परछाइयों की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। कुछ दिन बाद उस रात की बेचैनी अभी भी उसके साथ थी, जब आर्यन खुद को सिया के साथ मरीन ड्राइव पर टहलते हुए पाया। सूरज ढल रहा था, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। समुंदर की हवा हल्की सी थी और लहरों की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। दोनों की मुलाकात कैंपस गेट के पास हुई थी और सिया ने अचानक टहलने का सुझाव दिया। खुद को हैरान करते हुए आर्यन ने हां कह दिया। अब वे दोनों चुपचाप साथ चल रहे थे, ऐसी चुप्पी जिसमें किसी बातचीत की जरूरत नहीं थी। ये आर्यन के मन के शोर से राहत देने वाली थी। सिया ने उसकी खामोशी को समझते हुए कोई सवाल नहीं किया। वह बस उसके साथ थी। उसकी मौजूदगी एक शांत सहारा थी। उसने दूर समुंदर में जहाज दिखाए और शहर के सूर्यास्त के अपने प्यार के बारे में बात की। उसकी आवाज में एक सुकून था, जैसे समुंदर की लहरों के बीच एक मधुर धुन। आर्यन ने खुद को ध्यान से सुनते हुए पाया, शायद पहली बार इतने दिनों में। उसकी साधारण सी बातें आर्यन के लिए एक सहारा बन गईं, उसे अंधेरे विचारों से निकालने वाली। उसे इस अनकहे समझौते, इस आसान दोस्ती के लिए शुक्रगुजार महसूस हुआ। वे दोनों आखिरकार समुंदर की दीवार पर बैठ गए, पैर नीचे लटकाए हुए। आर्यन के पास उसकी गिटार थी, जो वह लगभग हर जगह अपने साथ ले जाता था। क्या तुम बजाते हो? आर्यन थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया। गिटार उसका सहारा थी, उसकी अपनी भाषा। वह अपनी सारी तकलीफ और डर उसमें उंडेल देता था, जो वह शब्दों में नहीं कह सकता था। वह शायद ही कभी किसी के लिए बजाता, लेकिन सिया की शांत नजरों में उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। आर्यन ने धीरे से गिटार का केस खोला और उसे अपनी गोद में रखा। बिना कुछ कहे उसने बजाना शुरू कर दिया। ये कोई पॉपुलर गाना नहीं था, न ही कोई फैंसी धुन। ये उसकी अपनी बेचैनी से निकला सुर था, लंबी चाहत, दुख और एक हल्की सी उम्मीद से भरा हुआ। उसकी उंगलियों से निकलती धुन एक छुपी हुई लड़ाई की कहानी कह रही थी, एक गहरे दर्द की, जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते थे। सिया पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उसे आर्यन के दर्द की वजह नहीं पता थी, मगर वह उसे उसकी धुन में महसूस कर सकती थी। वह उसमें छुपी हुई चीखें और चुपचाप की गई दुआएं सुन सकती थी। उस पल समुंदर के किनारे, जब दिन की आखिरी रोशनी भी ढल रही थी, उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शब्दों से कहीं गहरा था। ये दोस्ती हंसी में नहीं, बल्कि साझा चुप्पी और एक आत्मा छू लेने वाली धुन में जन्मी थी। कॉलेज का म्यूजिक कंपटीशन नजदीक आ रहा था और ऑडिटोरियम में गहमा गहमी थी। छात्र अपनी अपनी धुनें प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी आवाजें खाली हॉल में गूंज रही थीं। आर्यन को भी उनमें से एक होना था। म्यूजिक प्रोफेसर उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे और उसे साइन अप करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अब स्टेज के किनारे खड़ा आर्यन खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। खाली कुर्सियां उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हों। स्पॉटलाइट अब उसे मौका नहीं, बल्कि जैसे उसकी हर छुपी बात उजागर करने की धमकी दे रही थी। उसे फिर वही पुराना डर महसूस होने लगा, देखे जाने का, पहचाने जाने का। सिया ने उसे वहां ढूंढ निकाला। उसकी गिटार हाथ में लटक रही थी, चेहरा पीला और परेशान। वह उसके लिए आई थी, जब वह उनकी प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचा। आर्यन, तुम ठीक हो? आर्यन ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस खाली हॉल की ओर देखता रहा, कंधे झुके हुए। आर्यन, मैं ये नहीं कर सकता। सिया, आर्यन, मैं उस स्टेज पर नहीं जा सकता। मैं सबकी नजरों के सामने नहीं आ सकता।
उसकी आवाज में जो कमजोरी थी वह दिल तोड़ देने वाली थी। उसका आत्मविश्वासी मुखौटा पूरी तरह टूट चुका था। सिया उसके पास आकर खड़ी हो गई, उसकी मौजूदगी एक चुपचाप सहारा। क्यों नहीं, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हारा म्यूजिक उसे सबको सुनना चाहिए। उसके शब्द प्रोत्साहन के लिए थे, लेकिन आर्यन की निराशा और गहरी हो गई। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर बह गया। आखिरकार उसने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, दर्द और गहरा दुख था। आर्यन, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे देख लिया, अगर गलत लोगों ने देख लिया, सब खत्म हो जाएगा। आर्यन, ये जिंदगी, ये कॉलेज, सब कुछ, वे मुझे ढूंढ लेंगे। उसका ये इकरार अस्पष्ट था, फिर भी उसमें एक भयानक डर छुपा था। उसने ये नहीं बताया कि वे कौन हैं या क्या करेंगे, लेकिन सिया उसकी आवाज में छुपा डर महसूस कर सकती थी। उस पल उसने समझ लिया कि ये सिर्फ स्टेज का डर नहीं था, ये कुछ बहुत गहरा और अंधेरा था। बिना सोचे उसने आर्यन के हाथ पर सांत्वना देने के लिए हाथ रख दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्यन, जो भी हो, अब तुम अकेले नहीं हो। उसकी ये सादगी, उसका अडिग साथ आर्यन की अंधेरी दुनिया में एक छोटी सी रोशनी थी। सिया ऑडिटोरियम से आर्यन की बातें दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में जो डर था वह इतना रियल था, उसकी चेतावनी इतनी भयानक थी कि उसे इग्नोर करना मुश्किल था। उसके मन में सवालों की रेस लगी हुई थी। वे कौन थे? वह किस बात से इतना डरा हुआ था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए उसने छानबीन शुरू कर दी। मुझे याद था कि आर्यन ने बताया था कि वह मुंबई का नहीं है, कि वह कुछ साल पहले यहाँ आया था। अपने दोस्तों, हमेशा रिसोर्सफुल ट्विंस अदिति और आदित्य की हेल्प से हमने उसके होम टाउन के न्यूज़पेपर के ऑनलाइन आर्काइव्स खंगालना शुरू कर दिया। हमने घंटों पुरानी आर्टिकल्स खंगालियों, कुछ भी ऐसा ढूंढने की कोशिश की जिससे कोई क्लू मिल सके। आदित्य, जो बेसिकली डिजिटल चीजों में विज है, उसे फाइनली वह मिल ही गया। वो 3 साल पहले का एक छोटा फेडेड आर्टिकल था जो रीजनल न्यूज सेक्शन में कहीं दबा हुआ था। हेडलाइन थी, गैंग वॉर का टीनेजर गवाह गायब। आर्टिकल में 2 राइवल गैंग्स के बीच एक वायलेंट क्लैश का जिक्र था, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। इसमें एक की विटनेस का भी जिक्र था, एक यंग म्यूजिशियन जिसने गवाही देने के लिए हां कर दी थी, लेकिन ट्रायल से कुछ ही दिन पहले वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। आर्टिकल में गायब हुए लड़के की एक ग्रेनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी थी, और जैसे ही सिया ने उस इमेज को देखा, उसकी हार्ट बीट रुक सी गई। यह वह था, यह एक छोटा आर्यन था। सडनली सारे पीसेस अपनी जगह पर आ गए। उसकी कांस्टेंट विजिलेंस, स्पॉटलाइट में आने का उसका डर, उसका हॉन्टिंग म्यूजिक, यह सब अब समझ में आ रहा था। आर्यन सिर्फ एक शांत कॉलेज स्टूडेंट नहीं था, वह भागता हुआ एक लड़का था, एक नए नाम से जी रहा था, वायलेंस और खतरे से भरे अतीत से छिपा हुआ था। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और अब एक पावरफुल गैंग उसे ढूंढ रही थी। सिया को यह रियलाइजेशन एक टाइडल वेव की तरह लगा, जिससे उसे उसकी सेफ्टी के लिए डर और उसकी स्ट्रेंथ के लिए गहरी एडमिरेशन दोनों महसूस हुई। वह यह इमेंस बर्डन अकेला ही उठा रहा था। अदिति और आदित्य ने सिया को देखा। उनके यूजुअल चीयरफुल फेसेस अब कंसर्न से भरे हुए थे। हम क्या करने वाले हैं सिया? अदिति ने धीरे से पूछा। ये सीरियस है, वह रियल डेंजर में है। मैंने टेबल पर फैले न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को देखा, आर्यन की ऑडिटोरियम में टूटी हुई हालत, इनविजिबल रहने की उसकी डेस्परेट प्ली के बारे में सोचा। मुझे पता था कि मैं इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे उसे बताना था कि मुझे पता है, और इससे भी इम्पोर्टेंट कि मैं उसके साथ हूँ, नो मैटर व्हाट। यह सीक्रेट उसके लिए अब और अकेला कैरिंग करने के लिए बहुत भारी था। अपने हाथों को हल्का सा कांपते हुए सिया ने सावधानी से कागजात मोड़े और उन्हें अपने बैग में रख लिया। उसका रिजॉल्व हर मूवमेंट के साथ और मजबूत होता जा रहा था। अगले दिन सिया ने आर्यन को लाइब्रेरी के एक शांत कोने में अकेले बैठे हुए पाया, जो एक किताब में खुद को खोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। उसके चारों ओर का टेंशन लगभग दिखाई दे रहा था, एक ऑरा की तरह। वह उसके पास गई और उसके सामने बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने चुपचाप मुड़े हुए न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स टेबल पर सरका दी। आर्यन उन्हें देखकर जम गया।
उसने धीरे धीरे कागजात खोले। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने हेडलाइन और अपने छोटे सेल्फ की ग्रेनी फोटो को पहचाना। उसने सिया की ओर देखा। उसकी आंखें शॉक, बिट्रेयल और रेजिग्नेशन के एक ड्रेडफुल सेंस से भरी हुई थीं। जो सीक्रेट उसने इतनी फियर्सली गार्ड किया था वह बाहर आ गया था। आर्यन, नरेटर। कैसे? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भारी थी, एक कॉर्नर्ड एनिमल की तरह लग रहा था, भागने को तैयार। उसने शायद एक्यूजेशंस, क्वेश्चंस या शायद डर की उम्मीद की थी, लेकिन सिया के एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी नजरें स्टेडी थीं, एक गहरी, अटूट एम्पैथी से भरी हुई थीं। मुझे तुम्हारी चिंता थी, मैंने कहा, अपनी आवाज को सॉफ्ट लेकिन फर्म रखते हुए। तुम ऑडिटोरियम में इतने डरे हुए थे और मैं समझना चाहती थी कि क्यों। मेरा मतलब तुम्हारी प्राइवेसी में घुसना नहीं था आर्यन, मैं बस हेल्प करना चाहती थी। उसकी ईमानदारी ने उसके पैनिक को चीर दिया। उसके अटर एक्सपोजर के इस पल में एक स्लिवर ऑफ रीअश्योरेंस प्रदान की। वह आर्टिकल्स को देखता रहा, उस लड़के के गोस्ट को जो वह पहले था। वह सारी स्ट्रेंथ जो वह प्रोजेक्ट कर रहा था वह ड्रेनिंग होती दिख रही थी, उसे रॉ और वल्नरेबल छोड़ गई। आर्यन, नरेटर। मेरा नाम आरव था, उसने कहा। शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने एक आदमी को मार दिया। मैं गवाही देने वाला था। मेरे परिवार को धमकी दी गई, इसलिए पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल दिया और मुझे यहां शिफ्ट कर दिया। मुझे सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, मेरा म्यूजिक, मेरा परिवार, मेरा नाम, सब कुछ। यह कन्फेशन उससे निकल पड़ी, दर्द और नुकसान का एक टॉरेंट जो उसने सालों से रोक रखा था। वह सिर्फ एक गैंग से नहीं छिप रहा था, वह एक ऐसे जीवन का शोक मना रहा था जो उससे छीन लिया गया था। सिया बिना टोके सुनती रही, उसका दिल उसके लिए दर्द से भरा था। जब वह फाइनली चुप हो गया, उसका सिर हार में झुक गया, मैंने टेबल के पार हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से ढक लिया। आरव या आर्यन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। मेरी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। तुम वही इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ, वह जो गिटार ऐसे बजाता है जैसे वह अपनी जिंदगी की कहानी बता रहा हो, वह जिसने हॉलवे में मुझसे टकराने के लिए माफी मांगी थी। मैंने उसके हाथ को धीरे से दबाया। तुम इसमें बहुत लंबे समय से अकेले हो। अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। उसी पल अदिति और आदित्य टेबल पर आए। उनके चेहरे सीरियस लेकिन सपोर्टिव थे। आर्यन ने ऊपर देखा और पहली बार उसने सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि 3 दोस्त देखे। आर्यन के अतीत की जानकारी ने सिया और ट्विंस को दूर नहीं किया, बल्कि इसने उन्हें और करीब ला दिया। वे उसकी ढाल बन गए, दोस्तों का एक छोटा लेकिन फियर्सली लॉयल सर्कल जो उस भार को समझते थे जो वह उठा रहा था। उन्होंने उसे दया से नहीं बल्कि उसकी रिजिलियंस के लिए एक नए सम्मान के साथ ट्रीट किया। अदिति और मैंने अपनी बाउंडलेस एनर्जी के साथ उसके जीवन में नॉर्मलसी और लॉफ्टर वापस लाने का अपना मिशन बना लिया। हम उसे मूवीज पर खींचकर ले गए, इंसिस्ट किया कि वह हमारे स्टडी सेशंस में शामिल हो और पिज्जा के लास्ट स्लाइस पर प्लेफुली आर्ग्यू किया। धीरे धीरे उन्होंने उसे एक नई शुरुआत की, अपनी फ्रेजाइल होप के चारों ओर दोस्ती की दीवार बनाने में मदद की। आर्यन बदले में बदलने लगा। उसके कंधों में लगातार टेंशन कम होने लगी। वह ज्यादा मुस्कुराया, एक रियल अनगार्डेड स्माइल जो आखिरकार उसकी आंखों तक पहुंची। उसने अपने अतीत के बारे में बात करना शुरू कर दिया, खतरनाक हिस्सों के बारे में नहीं, बल्कि छोटी हैप्पी मेमोरीज के बारे में, जैसे अपने पिता से गिटार बजाना सीखना। उसने अपना रियल नाम आरव ट्विंस के साथ भी शेयर किया और यह अब एक खतरनाक सीक्रेट जैसा नहीं लगा। यह बस उसका एक हिस्सा था जिसे वह आखिरकार शेयर कर सकता था। वह अभी भी कॉशियस था, अभी भी लर्किंग थ्रेट के बारे में अवेयर था, लेकिन क्रशिंग लोनलीनेस जिसने उसके अस्तित्व को डिफाइन किया था वह फेडिंग होने लगी थी। ट्रू कंपेनियनशिप की वार्मथ से बदल दी गई थी। एक शाम हम सब कॉलेज के म्यूजिक रूम में थे। आर्यन अपनी गिटार को आइडली स्ट्रम कर रहा था। यह मेलंकोलिक ट्यून पूरे स्पेस में भर रही थी। तुम जानते हो, मैंने कहा, साइलेंस को तोड़ते हुए तुम्हें अभी भी कंपटीशन में परफॉर्म करना चाहिए। आर्यन तुरंत टेंस हो गया। आर्यन, नरेटर, सिया, हमने इस पर बात कर ली है, यह बहुत रिस्की है। लेकिन इस बार मेरा सजेशन अलग था।
अकेले नहीं, मैंने जारी रखा। मेरी आंख में एक डिटरमिन्ड ग्लिंट थी। हम इसे साथ में करेंगे, एक बैंड के रूप में, हम चारों। अदिति, जिसकी एक्चुअली काफी अच्छी आवाज है, और आदित्य, जो ड्रम्स पर नेचुरल है, ने एक दूसरे को देखा और बस मुस्कुराए। मैं अंदर हूँ, आदित्य ने ड्रमस्टिक्स का एक जोड़ा पकड़ते हुए डिक्लेयर किया। यह आइडिया थोड़ा क्रेजी था, लेकिन यह ब्रिलियंट भी था। स्टेज पर आर्यन एक स्पॉटलाइट के तहत सोलो आर्टिस्ट नहीं होगा, वह एक ग्रुप का हिस्सा होगा। 4 दोस्तों में से एक जो साथ में म्यूजिक बना रहे हैं, हिडन इन प्लेन साइट। उसकी आइडेंटिटी उनकी कलेक्टिव प्रेजेंस से शील्डेड थी। उसके अंदर होप की एक फ्लिकर जगी। यह विचार अभी भी टेरिफाइंग था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ अपने डर का सामना करने की संभावना ने इसे पॉसिबल बना दिया। पहली बार उसने म्यूजिक को सिर्फ एक सीक्रेट एस्केप के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक शेयर्ड जॉय, लिविंग का एक डिफाइंट एक्ट के रूप में देखा। आर्यन ने सिया और ट्विंस को देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। आर्यन, नरेटर, ठीक है, उसने कहा, चलो करते हैं। कंपटीशन का दिन आखिरकार आ गया। बैकस्टेज हवा नर्वस एनर्जी से भरी हुई थी। आर्यन ने अपने पेट में डर की फेमिलियर नॉट को कसते हुए महसूस किया, लेकिन इस बार यह अलग था। वह अकेला नहीं था। मैंने उसके हाथ को रिएश्योरिंग स्क्वीज दिया, जबकि आदित्य ने एक बुरा जोक क्रैक किया, जिसने अदिति को आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया, टेंशन को तोड़ते हुए। जब उनका नाम पुकारा गया तो वे एक साथ स्टेज पर चले, एक यूनाइटेड फ्रंट। ब्राइट लाइट्स अभी भी इंटिमिडेटिंग थे, लेकिन जैसे ही आर्यन ने भीड़ में देखा, उसे एक्सपोज्ड महसूस नहीं हुआ। उसे अपने साथ खड़े 3 दोस्तों से एंकर्ड महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और सिया की एनकरेजिंग स्माइल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बजाना शुरू किया और उनके गाने के शुरुआती नोट्स ने ऑडिटोरियम को भर दिया। यह एक मेलोडी थी जो उसने अपने डार्केस्ट डेज में लिखी थी, लेकिन अब यह ट्रांसफॉर्म थी। सिया की आवाज उसके साथ जुड़ गई। उसकी क्लियर, होपफुल टोन उसकी अधिक सॉम्बर वन से होकर गुजरी। आदित्य की हार्मनीज ने डेप्थ जोड़ी और आदित्य का स्टेडी ड्रम बीट गाने का पावरफुल हार्ट था। म्यूजिक दर्द और डर की कहानी थी, लेकिन दोस्ती और आशा की भी। ये उसकी कहानी थी, हमारी कहानी थी। जैसे ही उसने गाया, आर्यन ने डर को छोड़ दिया। उसने अपने हिडन पेन, अपने क्वाइट स्ट्रगल्स और अपनी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ का हर आउंस परफॉर्मेंस में डाल दिया। स्टेज पर उन कुछ मिनटों के लिए वह अब छिप नहीं रहा था। वह बस एक म्यूजिशियन था जो अपनी सोल को शेयर कर रहा था। गाना खत्म हुआ और एक पल के लिए ऑडिटोरियम पूरी तरह से शांत था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। दर्शक अपने पैरों पर थे। उनके चेहरे इमोशन से भरे हुए थे। उन्हें लिरिक्स के पीछे की ट्रू स्टोरी शायद पता ना हो, लेकिन उन्होंने इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी रॉ पावर को महसूस किया। बैकस्टेज हम चारों एक ट्रायम्फेंट ग्रुप हग में लिपटे हुए थे। हमने कंपटीशन नहीं जीता था, लेकिन ऑनेस्टली हमने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीत लिया था। आर्यन ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था और मजबूत होकर बाहर आया था। उसने अपने दोस्तों को देखा। उसका दिल ग्रैटिट्यूड से ओवरफ्लोइंग था, जो उसे स्पीचलेस छोड़ गया। उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। आर्यन के अतीत से थ्रेट अभी भी शैडोज में मंडरा रहा था। होराइजन पर एक डार्क क्लाउड। आगे क्या होगा, इसकी कहानी अब भी लिखी जानी बाकी थी। लेकिन जैसे ही हम स्टेज से उतरे, हंसते और बातें करते हुए, एक बात साफ थी, आगे जो भी चुनौतियां हों, आर्यन उनका अकेले सामना नहीं करेगा। वह अननोन पुल जिसने उसे और सिया को एक साथ लाया था, वह ट्रस्ट और फ्रेंडशिप के एक अटूट बॉन्ड में बदल गया था। उनकी कहानी अधूरी थी, अनसर्टेनिटी से भरी एक ओपन एंडेड मेलोडी। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद पहली बार आर्यन ने होप की अनमिस्टेकेबल ट्यून महसूस की, और यह एक ऐसा गाना था जिसे वह आखिरकार जीने के लिए तैयार था।